तो उस साइंटिस्ट वाली लड़की के मरने के बाद यूजी नाम का बंदा जो मेट्रोपोलीमैन का साथी होता है वो मिराई और साकी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिराई और साकी उन सभी को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद मेट्रोपोलीमैन अपने प्लान को फेल होता देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों को हारता हुआ देखकर वो उन सबको डरपोक और कमज़ोर बुलाने लगता है और वो मिराई को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज देता है, जिस पर वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मिराई अभी भी किसी को मारना नहीं चाहता था, चाहे वो उसके दुश्मन ही क्यों न हो। जिसके बाद मेट्रोपोलीमैन मिराई पर लगातार अपने एरो से हमला करने लगता है, जिस पर मिराई को बहुत ही तेजी से उन एरो से बचना पड़ रहा था और वो दोनों एक दूसरे जितने ही शक्तिशाली होते हैं। इसी समय मेट्रोपोलीमैन अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है कि वो मानता था कि वो सभी आदमियों से ऊपर है और बाकी सब उसके नीचे हैं और उसको जो शक्ति मिली है वो उसका हकदार है। लेकिन मेट्रोपोलीमैन और मिराई को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उन दोनों की फाइट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है और सारे जापान के लोग के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग भी उस लड़ाई को देख रहे होते हैं, जहां पर लोग देख रहे होते हैं कि मेट्रोपोलीमैन किसी नकाबपोश आदमी से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि मिराई मेट्रोपोलीमैन को हरा रहा होता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है क्योंकि मिराई अपने आप और अपने आदर्शों को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था और वो मेट्रोपोलीमैन को मारने से साफ मना कर देता है। और हम देखते हैं कि मिराई सिर्फ रेड एरो का इस्तेमाल कर रहा होता है, जबकि मेट्रोपोलीमैन सिर्फ वाइट एरो से ही हमला कर रहा होता है और उनकी लड़ाई बस खत्म ही होने वाली होती है क्योंकि वो दोनों लड़ाई से बहुत ज़्यादा थक रहे होते हैं। जिस पर मिराई अपने लड़ने के तरीके में बदलाव लाता है और सीधा मेट्रोपोलीमैन की तरफ उड़ते हुए जाता है और अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए मेट्रोपोलीमैन के हाथों को पकड़ लेता है और अपने एंजल विंग्स की रोशनी से उसे अंधा कर देता है। यह देखकर साकी भी इस लड़ाई को ज्वाइन करने का डिसाइड करती है और मेट्रोपोलीमैन को बांध देती है ताकि वो हिल न सके। तभी मेट्रोपोलीमैन नोटिस करता है कि उसका एक साथी जो कि एक बच्चा था वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि नाव जो कि लगभग मरने जैसी हालत में होता है वो अपने बीबी बच्चों के खातिर अपनी मशीन गन उठाता है और मेट्रोपोलीमैन को शूट करने को तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि जिंदगी में पहली बार मेट्रोपोलीमैन को डर का एहसास हो रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई साथी नहीं होता है और वो पूरी तरह से हार चुका होता है, जिससे वो भावुक हो जाता है और मिराई से उसे छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगता है। वो उसे अपनी छोटी बहन रेहा के बारे में बताता है कि वो सिर्फ अपनी छोटी बहन के साथ रहना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही है तो वो उनको उसे छोड़ने के बदले बहुत सारा पैसा ऑफर करता है, जिस पर साकी उस पर रहम करके उसे छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि नाव धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है और अपनी बंदूक को मेट्रोपोलीमैन की तरफ करता है और नाव की आंखों में उसके लिए कोई रहम नहीं होता है और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। यहाँ तक कि वो अपने एंजल तक की नहीं सुनता जो उसे मेट्रोपोलीमैन को छोड़ देने के लिए कह रही होती है, लेकिन नाव सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। और दूसरी तरफ मिराई डिसाइड ही कर रहा होता है कि उसे अपने नो किलिंग रूल को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, और वो फैसला करता है कि वो सिर्फ मेट्रोपोलीमैन को पकड़ने का ही काम करेगा। और हम देखते हैं कि नाव ने अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया है और उसकी गोलियां पूरी रफ्तार में मेट्रोपोलीमैन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी मेट्रोपोलीमैन गलती से अपनी टाइम को स्लो करने वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसे हर एक बुलेट अपनी बॉडी में घुसते हुए महसूस हो रही होती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन तब भी नाव गोली चलाना रोकता नहीं है और वो तब तक गोली चलाता है जब तक उसकी बंदूक खाली नहीं हो जाती है, जिसके बाद मेट्रोपोलीमैन की डेथ हो जाती है और उसकी एंजल उसकी आत्मा को ले जा रही होती है। और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश होती है कि मेट्रोपोलीमैन अपने गॉड बनने के मकसद को पूरा नहीं कर पाया। और जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है तब मिराई नोटिस करता है कि मेट्रोपोलीमैन को भी किसी ने रेड एरो से शूट कर रखा होता है, पर उसको ये समझ नहीं आता है कि ऐसा किसने किया होगा। जिसके बाद नाव को उसकी चोट और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी बीवी और बेटी उसे आखिरी बार अलविदा कहती है और वो शांति से मर जाता है और उसकी एंजल आकर उसकी सोल को कलेक्ट करती है और उसे एक हीरो की तरह याद करा जाता है जिसने अपने आप को अपनी फैमिली के लिए कुर्बान कर दिया। तभी हमें उस मास्क बॉय का सीन दिखाते हैं जिसने असल में मेट्रोपोलीमैन को रेड एरो से शूट किया होता है और वो नेशनल न्यूज़ पर अपना मास्क सबके सामने हटा देता है और अपनी असलियत बता देता है कि उसका नाम शू है, जो कि एक लापरवाह बच्चा होता है और वो सिर्फ मजे करना चाहता था।
जिसके बाद वो सभी को बताता है कि उसकी शक्ति आखिर कैसे काम करती है, और वो उन्हें गॉड और एंजल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है और कहता है कि इस दुनिया में कुछ गॉड कैंडिडेट हैं जो कि मेट्रोपोली पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसीज का ध्यान अपनी ओर खींच रही होती है। और सू सभी को यह भी बताता है कि वो मिराई को अगला गॉड बनने के लिए वोट करेगा। जिसके बाद मिराई और साकी ये डिसाइड करते हैं कि वो बाकी गॉड कैंडिडेट को शांति से ढूंढेंगे। और हम देखते हैं कि मेट्रोपोली पुलिस गॉड कैंडिडेट को अपना सोल्जर बनाने के लिए ढूंढ रही होती है और अमेरिका के असैसिन सू को मारने के लिए खोज रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। लेकिन तब भी सू नए गॉड सिलेक्शन की सारी बातें पब्लिक को बताता रहता है, जिस पर पब्लिक सभी गॉड कैंडिडेट को ढूंढना चालू कर देती है। तभी हमें यूरी का सीन दिखाया जाता है, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ कर रखा होता है। वो एक इन्फ्लुएंसर थी जो कि एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा होती है, और तभी उसका एंजल उस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में घुस जाता है और उसे उसकी शक्तियाँ देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। और वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने काबू में कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उसी समय मिराई और साकी बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्हें खोजा जा रहा होता है। तभी उनकी मुलाकात डिटेक्टिव होशी से होती है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा होता है। जिस पर मिराई और साकी उस डिटेक्टिव के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनका मेन मिशन होता है कि उनको बाकी सभी बचे हुए गॉड कैंडिडेट को ढूंढना है, ताकि वो गॉड चुनने की बाकी सारी प्रक्रिया को बिना किसी लड़ाई झगड़े के सुलझा सके। तभी उनको एक और गॉड कैंडिडेट मिलता है, जिसका नाम नाकामी होता है, जो कि एक 12 साल का स्कूल जाने वाला लड़का होता है, और उसकी पूरी फैमिली अपनी जान लेना चाहती थी। और जब नाकामी को एंजल से पावर मिलती है, तब वो अपने रेड एरो का इस्तेमाल करता है और उनकी जान ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि यूरी मिराई और साकी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उनकी लोकेशन पर पहुंच जाती है, और हम देखते हैं कि सभी गॉड कैंडिडेट एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं। तभी सारे एंजल और गॉड कैंडिडेट आपस में डिस्कस करना शुरू करते हैं कि किसको अगला गॉड बनना चाहिए। जिस पर यूरी कहती है कि अगर वो गॉड बन गई तो वो सभी को अमीर बना देगी। तभी नाकामी कहता है कि अगर वो गॉड बना तो वो सुसाइड को एक आम घटना की तरह बना देगा। तभी सभी एंजल्स उन सभी को बताते हैं कि जो भी उनमें से गॉड बनेगा उसको हजारों सालों तक स्पिरिट वर्ल्ड में रहना होगा। और जब सभी को यह बात पता चलती है तो वो सभी फैसला करते हैं कि नाकामी इस काम के लिए सबसे बढ़िया बंदा है। तभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गॉड कैंडिडेट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और उनका पता लगा लिया है, और वो उन सभी को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जिस पर हेलीकॉप्टर और सोल्जर उन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। और उनको ऑर्डर मिला होता है कि अगर गॉड कैंडिडेट ने कोई अजीबोगरीब हरकत की तो उनको वहीं पर खत्म कर दिया जाए, और वहाँ पर कुछ स्नाइपर्स भी होते हैं। तभी कुछ समय बाद आखिरी गॉड कैंडिडेट अपने आप को रिवील करता है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर होता है, जिसका नाम गाकू होता है, और वो आखिरी गॉड कैंडिडेट होता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है और दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक होता है। और पूरा ग्रुप यह बात जानकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, और हम देखते हैं कि सभी लोग ये सब अपने टीवी पर भी देख रहे होते हैं। और गागू जो कि एक साइंटिस्ट होता है, तो उसका मानना था कि एंजल्स और गॉड एक पैरासाइट की तरह है जो इंसानों के विश्वास पर जीते हैं, और उसका मानना था कि इस दुनिया में कोई भी भगवान और गॉड कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, और वह यह सब रोकना चाहता था। यह सब सुनकर यूरी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ नहीं खोना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाकामी प्रोफेसर की बात से पूरी तरह से सहमत होता है और उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद दुनिया के सभी लोग गॉड के बारे में गाकू की थ्योरी पर यकीन करने लग जाते हैं। उसी समय पर मिराई कहता है कि वो खुशी खुशी भगवान बन जाएगा अगर इससे लोगों को उम्मीद मिलती है, जिस पर नेस थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि मिराई सिर्फ अपनी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ चाहता था। तभी हम देखते हैं कि सू उछल कूद करने लगता है और एक स्नाइपर के पास चला जाता है, जो कि एक बिल्डिंग में होता है, और वो स्नाइपर उसे खतरा मानते हुए उसको गोली मार देता है, जिससे सू की मौत हो जाती है। और यह देखकर मिराई और बाकी गॉड कैंडिडेट शॉक हो जाते हैं कि आखिर अभी ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि गाकू अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सू की शक्तियों को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और उसके बाद गाकू और नाकामी उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिराई, साकी और यूरी डिटेक्टिव होशी और उसके पार्टनर के पास मदद मांगने जाते हैं, जिस पर वो उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं ताकि गवर्नमेंट उन्हें ढूंढ न सके। जिसके बाद वो आपस में सू के साथ जो भी हुआ उस बारे में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद वो प्लान करते हैं कि आखिर वो गाकू के प्लान को कैसे रोकेंगे। तभी नेस उन सबको बताती है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है जो बाकी किसी भी एंजल्स के पास नहीं है, कि वो
किसी भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट को छू सकती है, पर बाकी एंजल ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मिराई और साकी डिटेक्टिव होशी से कहते हैं कि अगर उनके प्लान में कोई दिक्कत हुई तो उनको उनकी मदद करनी पड़ेगी, और इसके लिए मिराई होशी को कुछ शक्तियाँ देता है। मिराई का मानना था कि गाकू उसके ग्रुप के लिए जरूर कुछ बहुत बुरा प्लान कर रहा है। तभी हम एक जगह गाकू और नाकामी को देखते हैं, जो आपस में अपनी शक्तियों के बारे में और अपने आखिरी प्लान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और गाकू इस बात से काफी नाराज होता है कि उसे एंजल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन द्वारा चुना गया है, पर तब भी वो गॉड चुनने की प्रोसेस को सफल नहीं होने देना चाहता था। लेकिन नाकामी को इस सब से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपनी जान लेना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों अपनी शक्तियों का टेस्ट करने जाते हैं और अपने रेड एरो का इस्तेमाल कुछ लोगों पर करते हैं जो खुद अपनी जान लेना चाह रहे होते हैं, और वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट निर्दयी तरीके से कर रहे होते हैं। जिसके बाद गाकू जापान की गवर्नमेंट की बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और वो फैसला करता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट पर कब्जा कर लेगा। जिसके बाद वो अपने रेड एरो का इस्तेमाल करके सारी सिक्योरिटी को पार कर लेता है और उस कंट्री के लीडर को अपने रेड एरो से शूट कर देता है और उसे 14 बहुत ज्यादा फेमस पॉलिटिशियन को ढूंढने के लिए कहता है, ताकि वो लोग उसकी मीटिंग बाकी सभी गॉड कैंडिडेट के साथ एक जाइंट स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करा सके, और वो सभी गवर्नमेंट को उसके इस मामले से दूर रहने को कहता है। जिसके बाद मिराई, साकी और बाकी सब उस स्टेडियम की तरफ जाते हैं। मिराई और साकी को ऐसा लगता है कि यह कोई ट्रैप हो सकता है, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को सावधान रहने को कहता है। जिसके बाद गाकू उन सभी को अपना ग्रैंड प्लान बताता है कि उसका आइडिया है कि अगर सभी के सभी गॉड कैंडिडेट्स मर जाए तो कोई भी नया गॉड नहीं बन पाएगा और यह प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके लिए उसे पहले यूरी, फिर मिराई और साकी को मारना होगा, और आखिर में सिर्फ वो और नाकामी बचेंगे, और वो दोनों एक दूसरे पर व्हाइट एरो से अटैक करेंगे, जिससे कि वो दोनों ही मर जाएंगे, जिससे सारे गॉड कैंडिडेट्स खत्म हो जाएंगे। और उसने पहले यह प्लान कुछ लोगों पर ट्राई करके देखा है जो लोग खुद मरना चाहते थे, लेकिन उसको यह पता था कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एरर है और उसको इस चीज़ को परफेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो इस चीज़ को कामयाब कर सके। इस बात पर मिराई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर उन दोनों की बहस होने लगती है और मिराई कहता है कि हम दोनों को कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें किसी को मरना न पड़े, लेकिन गाकू मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि यही एक तरीका है जिससे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जिस पर मिराई और गाकू सभी को स्टेडियम से जाने को कहते हैं ताकि वो इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सके, लेकिन मिराई अब भी गाकू को इस सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मिराई को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि यह सभी गाकू के प्लान का हिस्सा था। तभी हम देखते हैं कि नाकामी उन तीनों लड़कियों को बंदी बना लेता है और उन सभी पर व्हाइट एरो से हमला करने की धमकी देता है और कहता है कि वो किसी भी पल उन्हें मार सकता है। जिस पर गाकू मिराई से कोई फैसला लेने को कहता है और कहता है कि तुम्हारा फैसला बहुत ज़्यादा अहम है। गाकू का मानना था कि इंसानियत अब खत्म हो रही है और इंसान एक दिन एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और उसे ये नहीं लगता था कि कोई भगवान इस चीज़ को रोक सकता है, और उसका मानना था कि इंसान एक दिन इस पूरी धरती को खत्म कर देगा। जिसके बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अमर बनने की भी कोशिश करेगा। जिसके बाद गाकू अपनी बात खत्म करता है। मिराई को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, पर वह उस समय पर कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद गाकू उसके सामने दूसरा ऑफर रखता है कि मिराई और गाकू एक दूसरे पर एक साथ व्हाइट एरो से शूट करेंगे, और अगर मिराई ने एरो से बचने की कोशिश की तो साकी को मार दिया जाएगा। जिस पर मिराई कुछ देर तो शांति से खड़ा होता है और फैसला करता है कि वो साकी को मरने नहीं दे सकता है, और वो गाकू के सामने सरेंडर कर देता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे गाकू काफी खुश हो जाता है और मिराई को व्हाइट एरो से शूट करने के लिए तैयार हो जाता है और मिराई पर व्हाइट एरो से शूट कर देता है, जो कि मिराई को लगने ही वाला होता है। जिस पर मिराई अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी अचानक से नैश उड़ते हुए आती है और मिराई को बचा लेती है। नैश ने ऐसा करके एंजल्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल तोड़ दिया होता है, पर गाकू इससे बिल्कुल भी नहीं चौंकता है क्योंकि उसको पता होता है कि शायद ऐसा हो सकता था। इसके बाद नैश मिराई को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक काले रंग का गोला नैश को कैद कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी पत्थर बनने लग जाती है और टूटने लग जाती है और उसकी रैंक भी धीरे धीरे घटने लग जाती है, जिससे उसकी स्पेशल रैंक चली जाती है और मिराई अपनी सारी शक्तियाँ खो देता है। और अब जब मिराई ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी है
तो खुद को गाकू के किसी भी अटैक से नहीं बचा सकता था। फिर हम देखते हैं कि साकी और यूरी नाकामी को समझा रहे होते हैं कि वो अभी किसी की जान लेने के लिए तैयार नहीं है और वो उसे कहते हैं कि वो जीना चाहते हैं, जिसे नाकामी थोड़ी देर के लिए हड़बड़ाने लगता है, क्योंकि पहली बार नाकामी के पास एक चॉइस थी कि उसे ऐसे आदमी को मारना चाहिए कि नहीं जो जीना चाहता है। तभी यूरी खुद को आजाद करा लेती है और नाकामी को हरा देती है, जिसके बाद वो दोनों लड़ाई में मिराई की मदद करने चले जाते हैं और हम देखते हैं कि यूरी गाकू के पीछे जाने में कामयाब हो जाती है और वो गाकू पर व्हाइट एरो से हमला कर देती है और साकी मिराई को बचाने के लिए उसके पास चली जाती है। और जब यह सब हो ही रहा होता है तभी नेस उड़ते हुए जाती है और गाकू की जान बचा लेती है। नेस के ऐसा करने से उसको अपनी स्पेशल रैंक वापस मिल जाती है, जिससे उसकी पूरी शक्ति वापस आ जाती है और गाकू इस बात से बहुत हैरान होता है कि उसकी जान एक एंजल ने बचाई है, जिससे उसके अंदर बदलाव आता है और वो समझ जाता है कि उसे बाकी लोगों की फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं थी और वो अपने गॉड के खत्म करने के मिशन को त्याग देता है और गाकू को आखिरकार एहसास होता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। जिसके बाद सारा ग्रुप ये डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर अगला गॉड कौन बनेगा और वो डिसाइड करते हैं कि नाकामी उन सब में गॉड बनने के लिए सबसे सही है और सभी इस बात को मान लेते हैं। जिसके बाद नाकामी ग्रुप के सभी मेंबर से अलविदा लेता है और कहता है कि वो उन्हें याद रखेगा। जिसके बाद यूरी कहती है कि वो नाकामी को माफ कर देगी और नाकामी अपने रेड एरो गाकू को दे देता है ताकि वो उस पर स्टडी कर सके और गाकू नाकामी से यह वादा करता है कि वो यूनिवर्स के सारे सीक्रेट का पता जरूर लगाएगा। जिसके बाद नाकामी एंजल्स के साथ वहाँ से चला जाता है और गाकू बाकी सभी ग्रुप से कहता है कि वो यूरी का ख्याल रखेगा। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिराई और साकी ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तभी हमें हेवन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाकामी बाकी सभी एंजल और गॉड से मिलता है। गॉड उसे बताता है कि वो जब तक नहीं मर सकता है जब तक वो दोनों आपस में फ्यूज न हो जाए। जिसके बाद नाकामी आखिरकार नया गॉड बन जाता है। जिसके बाद वो यूनिवर्स के बारे में सीखना स्टार्ट करता है ताकि वो यूनिवर्स को और बढ़िया बना सके। तब तक अर्थ पर कई साल बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि मिराई और साकी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वो एक बहुत बढ़िया कपल बन चुके हैं। गाकू और यूरी ने एक साथ गाकू के लैब में काम करना शुरू कर दिया है और हम देखते हैं कि होशी भी अब एक पुलिस कैप्टन बन चुका है, जो कि अब भी अपने पार्टनर के साथ काम कर रहा है। नाकामी जो कि अब गॉड बन चुका होता है, वो यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स नेचर और ह्यूमन सोल को समझने की कोशिश कर रहा होता है, पर यह सब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और जब वो गॉड बना तो वो ये बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि आखिर नेस स्पेशल एंजल क्यों है। जिस पर उसे पता चलता है कि जब ओरिजिनल गॉड पहली बार धरती पर आया था तो एक सोल उसकी बॉडी के अंदर चली गई थी और जब उसने उसको बाहर निकाला तो उस सोल पर इफेक्ट हो गया था, जिस वजह से नेस का क्रिएशन हुआ और यही कारण है कि वो इतनी ज़्यादा स्पेशल है। तभी हम देखते हैं कि मिराई और साकी आखिरकार एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक फूलों की दुकान खोलते हैं और मिराई ने आखिरकार अपना गोल पा लिया है और सच्ची खुशी ढूंढ ली थी। मिराई और साकी बहुत ज़्यादा शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं और गाकू जो कि पहले बहुत ज़्यादा अकेला और निर्दयी था, वो अब बहुत ज़्यादा शांत और अच्छा बन गया है और उसे अब सच में खुशी होती है जब उसे मिराई और साकी फूलों का गुलदस्ता देते हैं। नाकामी हेवन से अपने दोस्तों को देखता रहता है कि आखिर वो कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं और वो देखता है कि उसके दोस्त कैसे बड़े हो रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो इसके साथ ही दुनिया के सारे दुख भी देख पा रहा होता है जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसके पास इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है और वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। और नाकामी को यह भी पता चलता है कि गॉड को इंसानों को बचाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उसे कुछ अनजान जीवों ने बनाया है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है और सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। और जब एंजल्स कुछ समय के लिए उसे दूर चले जाते हैं तब वो एक व्हाइट एरो से खुद को ही मार लेता है और अब जब गॉड मर चुका होता है तो सारी चीजें एग्जिस्ट करना बंद कर देती है और धीरे धीरे सारे एंजल्स और ह्यूमन गायब होने लगते हैं। गाकू यह सब देखता है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी साइंटिफिक थ्योरी पूरी तरह से गलत थी, लेकिन जब तक वो इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढता वो भी गायब हो चुका होता है। जिसके बाद मिराई और साकी आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ जितने भी पल बिताए वो इस बात से खुश थे। और हम देखते हैं कि अर्थ धीरे धीरे पूरी तरह से बंजर हो जाती है और उस पर कोई भी जिंदगी नहीं बची होती है। तभी स्पेस में कहीं दूर से एक रोशनी चमकने लगती है
और हम देखते हैं कि यह वही क्रिएचर है जिन्होंने गॉड को क्रिएट किया था और उनका मकसद था कि गॉड उन्हें एंटरटेन करे, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और वो अपने फेलियर से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। इसलिए वो सब कुछ दोबारा से करने की सोचते हैं और एक नए गॉड सीड को क्रिएट करते हैं, जिसके बाद ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।